Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. This is Dr. Anupam Anand. रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट में हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हर यूनिट की शुरुआत में एनसीईआरटी ने हमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है। सबसे पहले हम उस साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में एल्फोंसो कॉर्टाई के बारे में हमें बता रखा है। अल्फोंसो कॉर्टाई एक इटालियन एनाटोमिस्ट हैं जिनका जन्म 1822 में हुआ था। ये एक इटालियन एनाटोमिस्ट है जिनका जन्म 1822 में हुआ था। कॉर्टाई ने अपनी साइंटिफिक कैरियर की शुरुआत की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स की स्टडी से। यानी इन्होंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की तो इन्होंने सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद इन्होंने अपना ध्यान कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से हटा लिया और अपना ध्यान इन्होंने फोकस किया ममेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर। और 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिस पेपर में उन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया। और ये स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ है? बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। किस बैसिलर मेम्ब्रेन के? बैसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया के। इन्होंने जिस स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो बैसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया पर लोकेटेड है। और इस स्ट्रक्चर में हेयर सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में। और इस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रखा, यानी अपने नाम पर ही इस स्ट्रक्चर का नाम रखा। इनकी डेथ 1888 में हो गई थी। तो आपको ये बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अल्फोंसो कॉर्टाई ने ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को डिस्कवर किया है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया के ऊपर होता है जिसमें हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्सेस में। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हमें 4 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, फिर डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं इस चारों टॉपिक को। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा और मकान। तो फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम फूड की बात करें तो हमारे फूड में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं। कुछ ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, कुछ कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं उन्हें हम मेजर कंपोनेंट कहते हैं और जो कम अमाउंट में पाए जाते हैं उन्हें माइनर कंपोनेंट कहा जाता है। मेजर कंपोनेंट के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेजर कंपोनेंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और इसी का उल्टा माइनर कंपोनेंट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। मेजर कंपोनेंट में या मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन जो है क्या है? मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि ये तीन हमारे फूड में ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें या माइनर कंपोनेंट की बात करें तो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अब जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं? वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ द टिश्यूज के लिए। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम ग्रोथ कर सकें। और अगर कभी हमें चोट लग गया और हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज हो गए तो उन डैमेज्ड सेल्स को वापस से रिपेयर भी तो करना है। तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा? फूड देगा। तो फूड ना सिर्फ ग्रोथ करा रहा है बल्कि हमारे डैमेज टिश्यूज की रिपेयर के लिए भी एनर्जी देता है। अब हम जब खाना खाते हैं तो साथ ही साथ पानी भी पीते हैं। तो वाटर क्या करता है? ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को अगर मिला दें तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सबको मिला दीजिए तो वो मेटाबॉलिज्म हो गया। इसमें वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फूड में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते, कैनॉट बी यूटिलाइज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है उनको उसी के फॉर्म में हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इनको हमें ब्रोकन डाउन यानी इनको तोड़ना पड़ेगा सिंपल सब्सटेंसेस के में, और ये कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इनको इसलिए तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फूड हम खाएंगे उसको हमें एब्जॉर्ब भी करना है। तो एब्जॉर्ब तभी कर पाएंगे जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फूड को उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड का मतलब चूइंग यानी यहाँ पर मैस्टिकेशन से है, और बायोकेमिकल मेथड का मतलब यहाँ पर है कि अलग अलग तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल आता है, ठीक है, एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल और एक है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। चलिए तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब होता है ट्यूब। कैनाल का मतलब ट्यूब है, कैनाल का मतलब आप पाइप से समझ सकते हैं। और हर पाइप की दो ओपनिंग होती है। अगर हम ये एक पाइप बना रहे हैं तो इसकी दो ओपनिंग होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल भी तो एक पाइप ही है ना, तो इसकी दो ओपनिंग होगी। एक ओपनिंग को हम एंटीरियर ओपनिंग कहते हैं और दूसरे ओपनिंग को हम पोस्टीरियर ओपनिंग कहते हैं। एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहा जाता है, ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहा जाता है और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहा जाता है। तो दो ओपनिंग हो गई, माउथ दैट इज द एंटीरियर ओपनिंग, एनस जो कि पोस्टीरियर ओपनिंग है। एक बात ध्यान रखिएगा, माउथ और बक्कल कैविटी दोनों सेम चीज नहीं होता है। बक्कल कैविटी की ओपनिंग को माउथ कहा जाता है। तभी यहां लिखा है कि माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। माउथ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में ओपन होता है। ओरल कैविटी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होते हैं? टीथ पाए जाते हैं और मस्क्यूलर टंग पाया जाता है। टीथ जो है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स में, और इस टाइप के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहा जाता है। टीथ कहाँ एम्बेडेड है? सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स में। दो तरह के जॉ बोन होते हैं यानी दो तरह के जबड़े होते हैं। एक अपर जॉ बोन जिसे हम कहते हैं मैग्जिला, और लोअर जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। तो इन मैग्जिला और मैंडिबल में जॉ बोन्स पाए, ये जॉ बोन्स हैं जिनमें सॉकेट पाए जाते हैं और इन सॉकेट के अंदर दांत होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहा जाता है। यानी दांत जबड़े के सॉकेट में पाया जाए, इस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट कंडीशन कहा जाता है। ये हम याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी मैमल ही हैं, तो हमारे पूरे लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। हमारे पूरे लाइफ टाइम में दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ निकलता है उसे हम कहते हैं टेम्पररी मिल्क या डेसिडुअस टीथ, जो कि रिप्लेस हो जाता है बाय सेकेंड सेट ऑफ टीथ जिसे हम परमानेंट या एडल्ट टीथ कहते हैं। इसको टेम्पररी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ ही टाइम तक रहेंगे। मिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे मिल्क पीने की स्टेज में, जब बच्चा दूध पीने की स्टेज में होता है तब ये दांत निकलते हैं, इसीलिए इसको मिल्क टीथ कहते हैं। ये रिप्लेस हो जाता है बाय परमानेंट या एडल्ट टीथ में। और परमानेंट या एडल्ट टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एडल्ट यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तब ये निकलते हैं, प्लस परमानेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये दांत निकलेंगे नहीं, अब ये हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेंगे। इस तरह के डेंटिशन को डाइफायोडोंट डेंटिशन कहा जाता है।
तो पहला हमने पढ़ा थीकोडॉन डेंटिशन, जहां पर टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स। दूसरा हमने पढ़ा डाइफायोडोन डेंटिशन, और डाइफायोडोन डेंटिशन का मतलब है कि दो सेट ऑफ टीथ होंगे, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, जो कि चार अलग अलग तरह के होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये चार अलग अलग तरह के हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इस तरह के डेंटिशन को हेटेरोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। तो तीन डेंटिशन एनसीईआरटी में दे रखा है: थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है चार अलग अलग तरह के टीथ का पाया जाना। ये जो दांत का अरेंजमेंट होता है, इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPMM, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको डेंटल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं 2123 बाई 2123। देखिए, अगर आप डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो ये सिर्फ हाफ ऑफ द अपर और हाफ ऑफ द लोअर जॉ में है। ऊपर की तरफ 16 दांत होते हैं, यानी अगर ये अपर जॉ मानेंगे तो इस पे टोटल ऐसे ऐसे करके 16 टीथ लगे होंगे। तो इसको आधा कर दीजिए, बीच में से ऐसे आधा कर दीजिए। उसी तरह जो नीचे दांत लगे होंगे, नीचे कई सारे दांत लगे होंगे, तो 16 दांत ऐसे लगे होते हैं, तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम हाफ की बात कर रहे हैं। हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ। तो इसका फॉर्मूला होगा 2123। ये अपर जॉ के लिए हो गया, लोअर के लिए भी 2123। इंटू टू अगर आप कर दें, क्योंकि ये हाफ जॉ का ही है, इंटू टू कर दीजिए तो ये फुल जॉ का हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 16 टीथ, और एक एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होता है। ये तो हम देख ही रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, वो इनेमल से बना होता है, और ये मैस्टिकेशन ऑफ द फूड करता है। टीथ का जो ऊपर वाला सरफेस है, जिससे आप च्यू करते हैं, खाने को चबाते हैं, वो इनेमल का बना होता है, और ये हेल्प किस में करता है? मैस्टिकेशन ऑफ द फूड में। अब टंग की बात करते हैं। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि अटैच्ड होता है, विच इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई फ्रेन्युलम। ये हम ध्यान रखेंगे। ये एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन तो है, लेकिन ये ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है फ्रेन्युलम की हेल्प से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेन्युलम क्या है? एक मेम्ब्रेन है, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन समझ लीजिए, या इसको आप मेम्ब्रेन की एक फोल्ड मान सकते हैं। तो फ्रेन्युलम नाम के मेम्ब्रेन से जो टंग है, वो ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच रहता है। अपर सरफेस ऑफ द टंग, टंग की अपर सरफेस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम पैपिला कहते हैं। यानी क्या कहते हैं हम? पैपिला कहते हैं। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, और कुछ में टेस्ट बड होते हैं। तो चार अलग अलग तरह के पैपिला होते हैं, दैट इज फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट। हाँ, फोलिएट जो है वो ह्यूमंस में वेस्टिजियल होता है। तो हम लोगों में आप तीन ही मान सकते हैं, दैट इज फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट। अब इनमें भी कुछ ऐसे पैपिला हैं जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें टेस्ट बड पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी ओपन्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी एक छोटे से फेरिंग्स वाले पार्ट में ओपन हो जाता है, जो कि सर्व करता है एज अ कॉमन, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों पास होगा। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स वाले रीजन में ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, और ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप दोनों ओपन होता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, वो भी ओपन हो रहा है फेरिंग्स में। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, ये दोनों ओपन होता है फेरिंग्स में। इसीलिए फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। चलिए अब बात करते हैं फेरिंग्स।
जैसा कि हमने देखा कि ये कॉमन पैसेज है क्योंकि यहाँ पर विंड पाइप भी ओपन हो रहा है और फूड पाइप भी ओपन हो रहा है। अब जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे विंड पाइप है और ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पर फूड पाइप है, तो विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं। एपीग्लॉटिस किसके ऊपर है? विंड पाइप की ओपनिंग के ऊपर। और विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपीग्लॉटिस। फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहा जाता है और यहां पर कोई भी फ्लैप नहीं है। जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये जो एपीग्लॉटिस है ये बंद हो जाती है, पूरा ऐसे बंद हो जाता है, जिससे कि फूड विंड पाइप में ना जाके सिर्फ किस में जाए? फूड पाइप में जाए। क्योंकि जब विंड पाइप बंद हो जाएगा तो फूड के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ईसोफेगस में चला जाए। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस में यानी ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। कब? ड्यूरिंग द swallowing। अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंड करता है पोस्टियोरली, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। देखिए, क्योंकि हमने माउथ को एंटीरियर ओपनिंग माना है और एनस को पोस्टीरियर ओपनिंग माना है, तो अगर हम एनस की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम पोस्टीरियर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर रहे हैं। तो लॉन्ग ट्यूब ईसोफेगस नीचे पोस्टीरियर की तरफ मूव करता है, पासिंग थ्रू। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ईसोफेगस किन किन स्ट्रक्चर्स को पास करके स्टमक में ओपन होता है? तो ये नेक, थोरैक्स, डायाफ्राम, इन तीन चीजों को क्रॉस करेगा। नेक, थोरैक्स और डायाफ्राम, इन तीनों को क्रॉस करते हुए ये पहुंच जाता है किसमें? ये पहुंच जाता है इन अ जे शेप्ड बैग। इन अ जे शेप्ड बैग, ये जे शेप की एक बैग में ओपन हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्टमक। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए ये डायाफ्राम है, ये एक डायाफ्राम है, ठीक है, इसे हम डायाफ्राम मान रहे हैं। देखिए, दिस इज डायाफ्राम। तो यहां पर इस तरह से ऐसे ये ईसोफेगस है जो कि डायाफ्राम को पियर्स करते हुए, इसमें छेद करते हुए ओपन होता है किसमें? स्टमक में। तो इस छेद का नाम होता है हिएटस। ये आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हिएटस उस छेद को बोलते हैं जो कि डायाफ्राम में कौन करता है? ईसोफेगस करता है और ओपन हो जाता है स्टमक में। अब स्टमक की बात करते हैं। अच्छा, एक बात, एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ, क्योंकि अभी आगे भी जो है हम एक स्फिंक्टर के बारे में बात करेंगे नीचे। अभी क्या हुआ है कि ईसोफेगस ओपन हुआ है किसमें? स्टमक में। ईसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ है। जब कभी भी एक एलिमेंट्री कैनाल का कोई एक पार्ट, जैसे यहां पर ईसोफेगस है तो वो ईसोफेगस के ईसोफेगस ओपन हुआ एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में, यानी कि ईसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में, तो वन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज ओपनिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जब कभी भी एलिमेंट्री कैनाल का कोई एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन में ओपन होता है तो वहां पर एक बैंड ऑफ मसल पाई जाती है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ईसोफेगस जब ओपन हुआ है किसमें? स्टमक में, तो वहां पर एक बैंड ऑफ मसल्स पाया जाएगा, स्फिंक्टर पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसका काम क्या होता है? तो ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। अब स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जरा लेफ्ट पे इंफेसाइज करिएगा, अपर लेफ्ट। ये स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अपर राइट अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में लिवर पाया जाता है। तो स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और इसके कितने पार्ट होते हैं? तो चार पार्ट होते हैं। ये हम डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। देखिए, चार पार्ट है। ये फंडस,
फिर कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये चार मेजर पार्ट हैं। पहले एनसीईआरटी में तीन ही पार्ट दिया था, अब उन्होंने चार पार्ट कर दिया है। तो स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है जिसके चार पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, फंडिक बॉडी जो कि एक मेन सेंट्रल रीजन है, और पाइलोरिक पोर्शन जो कि ओपन हो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डायग्राम में भी आप फिर देख लीजिए, ये ऊपर फंडस वाला पार्ट है। कार्डियक पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें ये देखो ईसोफेगस आके ओपन हो रहा है। फिर मेन सेंट्रल रीजन जो है वो कौन सा है, ये तो अपना बॉडी ही है। फिर लास्ट में पाइलोरिक वाला रीजन है जो कि ईसोफेगस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन हो रहा है। पाइलोरिक ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या होता है, डुओडेनम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये तीन अलग अलग रीजन में डिस्टिंग्विशेबल है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सी शेप का डुओडेनम, फिर लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजेनम, और एक हाईली कॉइल्ड इलियम। तो तीन पार्ट हो गए, डुओडेनम, जेजेनम और इलियम। अब जब स्टमक ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका मतलब एक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दूसरे पार्ट में ओपन हो रहा है। जब ईसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ था तो वहां पर एक स्फिंक्टर था ना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उसी तरह जब स्टमक ओपन होगा डुओडेनम में तो यहां भी एक स्फिंक्टर पाई जाएगी, और इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर किसको गार्ड करेगा, स्टमक की ओपनिंग को डुओडेनम में गार्ड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हो गए, दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लाइंड कहने का मतलब कि बंद होता है, ठीक है। और इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है सीकम पार्ट से, एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सीकम से राइज होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन करते टाइम में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम पूछा जाए तो आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पे टिक करेंगे। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम क्या का फंक्शन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ये हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है, लेकिन हमारे एंसिस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में ये फंक्शनल रहा होगा, हम में फंक्शनल नहीं है। उन ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब जरा देखिए, जब आप क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां अपेंडिक्स को उन्होंने लिम्फोइड ऑर्गन लिखा हुआ है। तो अगर वेस्टिज अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है तो फिर ये हमें इम्यूनिटी कैसे दे रहा है। तो जरा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि वो किस एस्पेक्ट में अपेंडिक्स के बारे में पूछ रहा है। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पूछे तो भी अपेंडिक्स सही होगा, अगर लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पूछे तो भी सही होगा। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं जहां एनसीईआरटी अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। सीकम ओपन हो जाता है कोलन पार्ट में, ठीक है, सीकम ओपन्स इनटू कोलन। अब कोलन की बात करें तो इसके चार पार्ट होते हैं। पहले एनसीईआरटी में तीन पार्ट था, अब चार कर दिया है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, चार पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। जो डिसेंडिंग पार्ट है ये ओपन हो जाता है रेक्टम में, विद विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। जो डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, कोलन का, ये ओपन हो जाएगा रेक्टम पार्ट में, और रेक्टम बॉडी से बाहर ओपन हो जाता है बाय अ ओपनिंग कॉल्ड एनस। अब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर वॉल की बात करें तो ये चार लेयर का है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल चार लेयर की है, और ये ईसोफेगस से रेक्टम तक
एक्सटेंड करेगा, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है वो 4 लेयर की है। कहां से कहां तक? ईसोफेगस से रेक्टम तक। 4 वॉल कौन सी है? सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। आउटर से इनर की तरफ ये सीक्वेंस है। तो अगर सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आउटर से इनर की तरफ है, तो सिरोसा क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट लेयर। और ये किससे बना होता है? मीजोथीलियम से बना होता है। जितने भी विशरल ऑर्गन हैं उनके एपिथीलियम को मीजोथीलियम कहते हैं। तो जो सिरोसा है वो मीजोथीलियम का बना हुआ है, साथ ही साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। मस्कुलरिस लेयर की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, यूजुअली अरेंज होता है 2 लेयर में, दैट इज इनर एंड आउटर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। वैसे तो ये 2 ही लेयर में अरेंज है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जहां पर एक और मसल लेयर आ जाता है जिसे हम कहते हैं ओब्लीक मसल लेयर। ओब्लीक मसल लेयर भी कुछ रीजन में पाया जा सकता है। वैसे तो 2 ही लेयर होते हैं, दैट इज इनर एंड आउटर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन कुछ रीजन में ओब्लीक मसल लेयर भी है। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, लेकिन ये लेयर, ये जो रीजन है वो स्टमक का रीजन है। स्टमक में एक और लेयर ऑफ मसल पाया जाता है। सब म्यूकोसल लेयर की अगर हम बात करें तो सब म्यूकोसल लेयर बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड होते हैं और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। लिम्फ वेसल की बात हम तब करेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों को 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां लिम्फ वेसल्स के बारे में बात करेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में बात करेंगे, लिम्फ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे। तो वहां इसको डिटेल से देखेंगे। फिलहाल तो बस इतना जान लें कि जो सब म्यूकोसल लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड होती हैं और लिम्फ वेसल्स पाया जाता है। अगर हम डुओडेनम की बात करें तो इसके सब म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ड्यूोडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए ईसोफेगस से रेक्टम तक ये 4 लेयर हैं। तो ये 4 लेयर जहां जहां होंगे, ये चारों लेयर तो ईसोफेगस से रेक्टम तक होगा। तो अगर हम सब म्यूकोसा की बात करें तो वो भी ईसोफेगस से रेक्टम तक है। तो सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम की बात करें, डुओडेनम का जो सब म्यूकोसा है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। डुओडेनम के सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं। इन ग्लैंड का नाम क्या होता है? डुओडेनल ग्लैंड। इनको सिंपली आप कह सकते हैं डुओडेनल ग्लैंड, या एक नाम और याद रख सकते हैं, इसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये 2 टर्म एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट इतना एक्स्ट्रा तो आपको पता होना चाहिए, डुओडेनल ग्लैंड एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम में पाया जाता है। ठीक है। ये करता क्या है? तो ये नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस सेक्रीट करता है। ये म्यूकस सेक्रीट करता है जो कि नॉन एंजाइमेटिक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यानी ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, क्योंकि सबसे बाहर सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस है, फिर सब म्यूकोसा है, लास्ट में म्यूकोसा है। तो जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल को लाइन करता है, वो है म्यूकोसा। अब ये जो लेयर है वो स्टमक रीजन में इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है, जिसे हम रूगे कहते हैं, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम विलाई कहते हैं। तो स्टमक में रूगे है और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है। सेल्स लाइनिंग द विलाई, जो सेल्स विलाई को लाइन करते हैं, ये न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकालते हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये माइक्रोविलाई की वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है, यानी ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाई निकले हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्रश जैसा दिख रहा है,
ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, इनॉर्मसली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। जो विलाई है दे आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टील। लैक्टील टर्म याद रखिएगा। ये जो विलाई हैं इनमें लिम्फ वेसल्स लैक्टील पाए जाते हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो इनमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, यानी हम म्यूकोसा लेयर की बात कर रहे हैं तो इनमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं। और ये म्यूकस करता क्या है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा की अगर हम बात करें तो ये ग्लैंड का भी फॉर्मेशन करता है स्टमक में, क्रिप्ट्स का फॉर्मेशन करता है इन बेसिस ऑफ द विलाई, विलाई के बेसिस में क्रिप्ट्स का फॉर्मेशन करता है, जिन्हें हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। इन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहा जाता है। ये देखिए, ये क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे पूरा ये विलाई का स्ट्रक्चर है, और इन विलाई में आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्रिप्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये क्रिप्ट्स हैं, इनको क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। ये जो चारों लेयर हैं वो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है, चार लेयर हम पढ़े ही हैं। तो ये जो चार लेयर हैं एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के, ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस को शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी सेकंड टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रैश कोर्स को हम कंटिन्यू रखें तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिएगा, इस क्रैश कोर्स को अपना प्यार दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आपको ये क्रैश कोर्स रिवीजन करने में या आपके बायोलॉजी को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं। ऑल द बेस्ट।